एडजेसेंट वास्तु का क्या असर होता है? जैसे कि आपके आसपास कोई अस्पताल बना हुआ है, लोग कब आते हैं वहाँ पर? दुख में आते हैं। उसकी नकारात्मक ऊर्जा रात दिन की रहेगी। तत्वों का भी है उसमें कि आपके घर के दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल हो, कोई गड्ढा हो, कोई बोरिंग हो, तो वो आपके लिए, अगर आप अपने फ्लैट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप स्वर विद्या, हमारी एक भारतीय सनातन की एक रहस्यमय गुप्त विद्या है। फ्लैट सिस्टम है, मैंने अपने फ्लैट का वास्तु करवा लिया, तो क्या वही चीजें सारे फ्लैट्स में अप्लाई होंगी? नहीं, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था? वास्तु के असाध्य रोग होंगे। साउथ वेस्ट का दरवाजा, नॉर्थ ईस्ट का किचन, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट आपके घर में ये बने हुए हैं, तो आप इसके सुधार नहीं कर पाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग सिस्टम है, इसका वास्तु बहुत अच्छा होता है। अगर बिल्डर थोड़ा सा भी अवेयर है, वास्तु को अच्छे से समझता है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स कागजों पे बिकते हैं वो। आजकल तामसिक भोजन का बड़ा ट्रेंड है, क्या इससे भी इफेक्ट पड़ता है वास्तु पे? हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति आप लोगों का वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करने चाहते हैं या हम आज जो बात करने वाले हैं, बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था हमारे सर के साथ, अंकित जैन सर के साथ, तो हमने पहले जाना था कि उनकी लाइफ के बारे में, कैसे वो वास्तु में आए, कैसे छोटी छोटी रेमेडीज से हम अपने वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज हम उन्हीं डेप्थ में जाएंगे, उन्हीं सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, फिर से आपका वेलकम है। पिछली बार जब हमने बात करी थी हमें बहुत मज़ा आया था जी, एंड काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हमने वहाँ उसको स्टॉप करा था, ताकि हम आज जो हम बात करना चाहते हैं वो हमारी वहीं से सीक्रेट्स और अनलॉक हो, राइट? वहीं चलते हैं वापस जी। तो अगर हम घर के वास्तु की बात करें, जब हम घर बनाते हैं या शुरू कर रहे हैं, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए अपने वास्तु की? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। घर बनाना हर व्यक्ति का एक सपना होता है। भारत में स्पेशली सब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। घर बनाने के लिए जब हम लोग वास्तु के अगर अकॉर्डिंग अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत घर बने हुए घर को देखने से नहीं होती। उसकी घर की शुरुआत, अगर फ्लैट वास्तु एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर हम वास्तु के तौर पे देखें, सबसे पहले उसमें हम देखेंगे तो हम उसमें 4 मुख्य फैक्टर देखेंगे वास्तु में। सबसे पहले हम देखेंगे उसमें वास्तु की लैंड की एनर्जी, उसमें आपकी कुंडली, जिससे कि हम ये निर्धारित कर सकें कि आप कौन सी दिशा का मकान आपको सूट करेगा। जिस भूमि पर आप मकान बनाने जा रहे हैं वो कौन सी दिशा का होगा, उसकी आपको एनर्जी, दिशा, और उसमें द्वार क्या बन पाएगा। हम ये पहले से निर्धारित करके चलते हैं कि क्या द्वार बन पाएगा, और उसका ओरिएंटेशन और उसके आसपास की वास्तु कि उस घर के उस भूमि के चारों तरफ क्या है, उसके आसपास की वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। हम अपने वास्तु को तो बदल भी सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट और जो नियरेस्ट आपके वास्तु है उसको नहीं बदल सकते। इसको अगर हम एलैबोरेटेड देखें तो, अगर जैसे आज आपने कहा कि अंकित जी मैं एक नया घर बनाना चाहती हूँ और मैं पर्टिकुलर एक एरिया में जाना चाहती हूँ, इस एरिया में, तो मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, आप वहाँ पे 4, 5, 10, 12, 8, 10 जितने भी आप प्लॉट्स हैं देखिए, या अगर आप फ्लैट देखना चाहती हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि आप 8-10 फ्लैट देखिए। उसमें फिर जब आपको जो सूटेबल होंगे फ्लैट्स, या मैं आपको साथ में ये बताऊँगा कि आप किस डायरेक्शन का फ्लैट देखेंगे, किस दिशा का देखेंगे, और उसमें कहाँ का रसोई। जैसे फ्लैट्स के वास्तु में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। अगर आप घर बना रहे हैं तो घर का अगर वास्तु अगर आप देखेंगे तो हम आपसे कहेंगे पहले आप प्लॉट पसंद कीजिए, और अगर बना हुआ देख रहे हैं तो आप मुझे घर दिखाने जैसे लेके जाते हैं, मैं आपका घर देखने जाऊंगा। उस घर में हम सबसे पहले देखेंगे द्वार, क्योंकि द्वार ऊर्जा का मुख है। वास्तु पुरुष का उस भवन का एक मुख होता है, जैसे भवन भी सांस लेता है, उसमें कितनी खिड़कियाँ, कितने दरवाजे, कहाँ कहाँ से वेंटिलेशन, हम ये सब देखते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम सबसे पहले उसमें देखेंगे द्वार, उस भूमि की एनर्जी, उसमें बना हुआ रसोई घर, क्योंकि आगे की ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी? रसोई में बने हुए भोजन से मिलेगी। तो उसमें बना हुआ रसोई घर, और उसमें गृह स्वामी के लिए क्या शयन कक्ष बनेंगे, ये चीज़ें एक बेसिक वास्तु में हम सबसे पहले देखते हैं। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ काम शुरू होगा लैंड सिलेक्शन से। पहले हम आपके लिए लैंड सेलेक्ट करेंगे, दिशा सेलेक्ट करेंगे, उसकी ऊर्जाओं को हम उसमें ऊर्जा कैसी है वो चेक करेंगे। उसके आधार पे, मुहूर्त के आधार पे, उसमें आपका एक शिलान्यास, आपकी कुंडली के, आपके समय के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार देख के उसका एक शिलान्यास कराएंगे विधिवत। उसका पूरा आपको एक बताएंगे कि इसमें आगे क्या क्या, उसमें एक ब्रह्मनाभि स्थापना करेंगे। उसमें हम उसके सारे कॉलम्स में, उसके सारा जो स्ट्रक्चर है वॉल्स में पूरा काम करेंगे, एनर्जीज बढ़ाने का काम करेंगे। मांगलिक चिन्हों के माध्यम से, हमारे भारतीय
सनातन पद्धति के आधार पर मंगल कलश, स्वास्थ्य और एनर्जी के जितने भी सारे सिंबल्स होते हैं, भगवान के जो चिन्ह होते हैं, हमारे जैन तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, पशुओं का भी उसमें बड़ा रोल होता है। हम उसमें तरह तरह की मिट्टियों का प्रयोग करते हैं, भूमि के 16 संस्कार करते हैं। ये सारे कार्य करने के बाद आपको उस घर को वास्तु और आपके साथ मैप पे बैठ के पूरा ओरिएंटेशन आर्किटेक्ट के साथ सेटिंग करके, पूरी बातचीत करके, समझ के उसको प्रॉपर वास्तु सम्मत बना के बनाएंगे। तो घर का निर्णय करने के लिए आजकल ऐसा नहीं है कि आपने कोई घर लिया, गए और लेके सीधा रहना शुरू कर दिया। नहीं, हम पूरा उसको आपकी पर्सनलाइज्ड, आपकी एस्ट्रो से अलाइन करते हुए उसको करेंगे। और अगर आप फ्लैट देखते हैं तो फ्लैट में क्या होता है कि बिल्डिंग का भी थोड़ा देखना पड़ता है। एडजेसेंट वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। आपके घर के दक्षिण दिशा में, नैऋत्य दिशा में पानी का कोई सोर्स है, कोई गड्ढा है, कोई बोरिंग है, कोई कुआं है, या कोई ऐसा गड्ढा है जो कभी भरा नहीं जा सकता, तो आपको हम उसको घर को लेने से मना करेंगे। अच्छा। क्योंकि दक्षिण दिशा हमेशा पीछे ऊंची भारी होनी चाहिए। हमारे साथ एक केस स्टडी ऐसी हमको पढ़ाई गई है, हमने देखी भी है, उसका पूरे साक्षात परिणाम मैंने आगरा में देखे हैं कि किसी ने एक बड़े शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और उनकी एडजेसेंट वास्तु में उनके ईशान कोण पर पहाड़ था, बहुत बड़ा नामी ग्रुप था, और वो फैक्ट्री ने उस पूरे ग्रुप को ले लिया। वो फैक्ट्री के लिए मना किया गया, रिकमेंडेशन दी गई कि आप इस फैक्ट्री को ना लगाएं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, जो कि जल की दिशा, जिसको सबसे खुला और ऊर्जा देने वाली दिशा माना जाता है, वहाँ पर पहाड़ होने की वजह से वो फैक्ट्री रन ही नहीं कर। तो एडजेसेंट वास्तु भी देखना पड़ती है। तो सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि एडजेसेंट जो वास्तु होता है वो भी आपको इफेक्ट करता है, लाइक हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है कि क्या चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, जी। तो वो भी इफेक्ट करती है। और उनका क्या असर होता है? जैसे बहुत सारी जगहों पर हमने देखा जाता है, और आज भी रोज प्रतिदिन देखते हैं कि एडजेसेंट वास्तु बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और एडजेसेंट वास्तु को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। एडजेसेंट वास्तु जैसे कि आपके आसपास कोई मंदिर है, कोई वृक्ष लगा हुआ है, कोई अस्पताल बना हुआ है, तो अस्पताल से कैसी एनर्जी आएगी? लोग कब आते हैं वहाँ पर? दुख में आते हैं, कष्ट में आते हैं, अपने कष्ट दूर करने आते हैं। तो वहाँ पर वो उसकी नकारात्मक ऊर्जा रात दिन की रहेंगी। पुलिस स्टेशन है आपके घर के बिल्कुल बराबर में लगा हुआ, वहाँ से कैसी आवाज़ें आएंगी प्रतिदिन? कैसे लोग आएंगे पुलिस स्टेशन में? तो एडजेसेंट वास्तु। इसके अलावा तत्वों का भी है उसमें, कि आपके घर के दक्षिण दिशा में या अग्नि दिशा में स्विमिंग पूल हो, पीछे आपके स्विमिंग पूल हो, कोई गड्ढा हो, कोई बोरिंग हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, तो वो आपके लिए अनर्थकारक हो जाएगा। और यही आपके उत्तर दिशा में कोई जल का स्रोत हो, पश्चिम दिशा में कोई जल का स्रोत हो। बहुत सारे शहर इसलिए फ्लरिश हो रहे हैं कि उनकी उत्तर दिशा में नदी बहती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उत्तर दिशा जल की दिशा है। वैदिक वास्तु पश्चिम दिशा को भी जल की दिशा मानता है। आजकल के आधुनिक वास्तु में उसको स्पेस की दिशा मानते हैं, आकाश की दिशा मानते हैं। लेकिन एडजेसेंट वास्तु, और वो हमारे उसमें नहीं है। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि किसी ने फैक्ट्री लगाई बहुत बड़े स्थान पे, बड़े शहर में लगाई, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, नॉर्थ ईस्ट दिशा में पहाड़ होने की वजह से वहाँ पे ऊर्जाओं का आवागमन उस तरह से नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। लाख आप सुधार कर लीजिए, एडजेसेंट वास्तु अगर कमज़ोर है तो आपके वास्तु के कोई भी सुधार काम नहीं करेंगे। जहाँ से अगर आपके साइडों से, समझ लीजिए जैसे आपने अपने घर में एसी लगा रखा है और आपके चारों तरफ से गर्म हवा आ रही है, तो आपका एसी क्या काम करेगा? कुछ करेगा? नहीं करेगा। तो एडजेसेंट वास्तु, अगर आपके घर के आसपास कोई अस्पताल, कोई मरघट, कोई शमशान घाट, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रहती है, आप अपने घर में कुछ भी वास्तु के उपचार कर लेना, कुछ भी कर लेना, कब्रिस्तान है आपके घर के आसपास, आपका कोई भी उसमें वास्तु काम नहीं करेगा। इसलिए एडजेसेंट वास्तु देखना, ग्रुप हाउसिंग में, कॉलोनी में रहने में, फ्लैट्स में रहने में थोड़ा ये फायदा होता है कि एडजेसेंट वास्तु कहीं कहीं खराब होती है, सब जगह खराब नहीं होती है। क्योंकि आप जब ग्रुप हाउसिंग में रहते हैं तो आपके आसपास सारे घर होते हैं। फिर भी मैंने देखा है कि पीछे मरघट है पूरा, आप ग्रुप हाउस में रह रहे हो, या पीछे कोई शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, कोई आपका अस्पताल है, जहाँ बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ निरंतर बीमार लोग, रुग्ण लोग आते रहते हैं, तो वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा उस जगह पे छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए भूमि का जो वास्तु है, भूमि से जो वास्तु है, वो भूमि को विकृत करते हैं, ये चीज़ है। तो आपको वो एडजेसेंट वास्तु भी देखना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो बहुत ऐड चल रही है कि हमारी जो सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी वाले की ऐड चलती है, बिल्डर्स की ऐड चलती है कि हमारे जो सोसाइटी है उसके आसपास ही आपको हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, बस स्टैंड या जो आपका रेलवे स्टेशन है इस चीज़ की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये तो वो
प्रॉन्स गिनाते हैं, हाँ, लेकिन ये तो हमारे कॉन्स हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी उसकी एक दिशा के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपके हर दिशा में, जैसे पश्चिम दिशा में मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि जैसे आपके घर से कम दुगनी दूरी पर या उसके बीच में कोई मार्ग आ जाता है जब, अच्छा। तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि आप रोड के इस साइड हैं और आपके रोड के अपोजिट साइड बीच में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर हो रहा है, तो वो आपको कुछ हद तक उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन आपकी बिल्कुल बिल्डिंग से लगा हुआ, सपोज मान लीजिए कि आपका घर है ये, और आपके घर से कुल 20 फुट की दूरी पे या 10 फुट की दूरी पे आपके द्वार की, जो हम द्वार भेद मानते हैं या हम इसको जो नज़दीक मानते हैं, द्वार की हाइट अगर मान लीजिए 7 फुट का दरवाजा है आपका, 8 फुट का, और उसकी दुगनी दूरी के अंदर ही आपका कोई निगेटिव एलिमेंट जिसको कहते हैं वो आ गया, या बिल्कुल आपके द्वार के सामने से निकल के ही आप जाते हो। जैसे कि एक जगह मैंने विजिट किया था, वहाँ मरघट जितने भी जाते थे लोग, मतलब शमशान घाट जो भी लोग जाते थे, वो उस द्वार के सामने से जाते थे निकल के, उस घर के सामने। उस घर में रहने वाले लोग सभी बीमार रहते थे और उसका कोई उपचार नहीं कर सकते थे। घर बदलना ही उसका एक उपचार होता है। कई बार आपके घर के पीछे का जो प्लॉट है उसका फ्लोर लेवल नीचा होता है पीछे का, और वो कभी उठता नहीं है, तो इसको जो वो प्रॉन्स की तरह गिनाते हैं कि भाई ये पीछे आपके हमने अस्पताल आसपास दिया है, मंदिर दिया है, ये दिया है। मंदिर भी कई बार बहुत नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होते हैं। दूसरे पहर की पड़ने वाली छाया घर के ऊपर मंदिर की या वृक्ष की बहुत नुकसानदायक होती है। अच्छा। आपके आसपास लगा हुआ वृक्ष, आपके सामने वाले के घर का दरवाजा, और उसके भी सामने अगर आपके द्वार के सामने कोई बोरिंग गड्ढा या कोई आपके वृक्ष आ जाए तो वो भी द्वार भेद बनाता है। अच्छा। हाँ, ये सारे भेद हैं जो एडजेसेंट हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, बोरिंग हम हटा सकते हैं, लेकिन अगर किसी और की बोरिंग है, सरकारी है, कोई चीज़ ऐसी है जो हम नहीं हटा सकते, तो उसका हम क्या करेंगे? तो वो भी हमें वास्तु में देखना पड़ेगा। केवल हम दिशाएं देख के भी वास्तु का निर्धारण नहीं कर सकते। उसके आसपास किस तरह के वृक्ष लगे हैं, वृक्षों का भी पूरा एक अलग विज्ञान है, उसके बारे में भी कभी आपसे चर्चा होगी। वृक्षों में भी कांटे वाले वृक्ष, दूध वाले वृक्ष, खट्टे वृक्ष, खट्टे फलों वाले वृक्ष या कांटे वाले वृक्ष, ये भी एक नकारात्मक परिणाम देते हैं। तो अब आप एडजेसेंट वास्तु में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कौन से वृक्ष लगे हैं, किस तरह के लोग नकारात्मक ऊर्जाओं के रहते हैं, किस तरह के आपके घर के आसपास लोगों का आवागमन है। भाई अगर वहाँ पे अस्पताल है, एक बहुत छोटी सी बात हो गई, अस्पताल है तो बीमार लोग आएंगे, पुलिस स्टेशन है तो क्रिमिनल भी लोग आएंगे और पुलिस प्रशासन भी रहेगा। अगर आपके आसपास कोई, जैसे मैंने पहले बोला, शमशान है तो आपके आसपास मृत लोगों का या उसी तरह के लोगों का जमावड़ा रहेगा। तो आपका एडजेसेंट, आपके नियर बाई, आपका भारी एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं वातावरण, वास्तु, वायु का मैनेजमेंट ही वास्तु है। अच्छा। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं? वायु का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेंटिलेशन कर रहे हैं जी, क्रॉस वेंटिलेशन चेक करते हैं ना। exactly. वायु का मैनेजमेंट करना ही वास्तु है। सही बात। वास्तु की एक परिभाषा ये भी है, ऊर्जाओं का अगर हम संतुलन कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन वायु का मैनेजमेंट भी उसका, आपके घर में नकारात्मक वायु आ रही है तो उतनी सकारात्मक वायु भी, सकारात्मक ऊर्जा भी आनी चाहिए जो उसको क्रॉस कर सके, बैलेंस कर सके। तो बेसिकली सर, अभी आपने हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि जो हम जड़ से घर लेते हैं जी, उसकी जो वास्तु होती है वो ज़्यादा हमें टफ लगती है एज कम्पेयर टू जो बिल्डिंग्स आजकल हम फ्लैट सिस्टम चल गए हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो फर्क है दोनों में। थोड़ा सा एस्पेक्ट हमें और क्लियर करिए और हमारी ऑडियंस को भी और क्लियर करिए। जी। नहीं, देखिए, आपने प्रश्न किया फ्लैट वास्तु और गृह वास्तु, जो हम भूमि पे घर बनाते हैं, उसमें क्या फर्क आता है? देखिए, ऊर्जाएं हमें दो तरफ से मिल रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक अलग है, नॉर्थ साउथ पोल है। इसके अलावा जो हमें सबसे बड़ी ऊर्जा जो मिल रही है वो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है आसमान से। जो हमारे सारे ग्रह, जो हमारा पूरा आभामंडल, तारामंडल है ऊपर आसमान से, जो ऊर्जाएं आ रही हैं सन के द्वारा, विभिन्न समय पे विभिन्न ऊर्जाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। कि जैसे वो सुबह 9 बजे उसमें स्वर्ण आता है, 11 बजे उसमें उससे भी नीची धातु जिसको कह सकते हो आप रजत कह सकते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद उसमें ताम्र आने लगता है। उसके बाद 3 बजे उसमें रांगा आने लगता है और फिर उसके बाद उसमें लोहा आने लगता है। तो इसलिए भोजन का महत्व होता है कि हम भोजन, उसको सही समय पे भोजन बनाएं जिससे हमारे शरीर में स्वर्ण जाए। तो वो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। अब आप जब जमीन पे घर बनाते हैं, जमीन पे फ्लैट वास्तु को हम सर्वश्रेष्ठ वास्तु आज की तारीख में इसलिए कह सकते हैं, वर्तमान में जगह की व्यवस्थाएं। और वास्तु में क्या होता है, जब आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, मल्टी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उतना ही आपको नीचे फाउंडेशन ले जाना पड़ता है। तो उसमें से आपकी क्या होता है, सारी गंदी मिट्टी, जमीन में कुछ गड़ा हुआ है, दबा हुआ है, कोई पिछले 50-100 सालों में उसके अंदर क्या क्या प्रयोग हुए हैं, तो सारी मिट्टी फेंक जाती है फ्लैट वास्तु में। दूसरा, फ्लैट वास्तु में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे जमीन की एनर्जी का रोल कम होगा अपेक्षाकृत कॉस्मिक एनर्जी का, क्योंकि उसमें
चारों तरफ से हवा आ रही है। और इसके अलावा वास्तु का एक प्रिंसिपल होता है, पिशाच भूमि होती है। हम उसको भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, पिशाच भूमि, मनुष्य भूमि, देव भूमि और ब्रह्म भूमि। तो वो क्रमशः अंतर अंतर तक चलती है। ब्रह्म स्थान सेंटर होता है, तो उसके बाहर जो भूमि होगी वो देव भूमि, उसके बाद जो होगी मनुष्य भूमि, उसके बाद होगी पिशाच भूमि। फ्लैट में चारों तरफ आपको जगह छोड़ना नियम होता है कि आप चारों तरफ जगह छोड़ें। आजकल बिल्डर फ्लोर बनने लगे हैं, उसमें जगह नहीं छोड़ते, लेकिन जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनमें सब में चारों तरफ जगह छोड़ी जाती है। तो पिशाच भूमि आप छोड़ देते हैं, उसमें उन देवताओं को अपना स्थान मिल जाता है, तो आपको फ्लैट में अलग से पिशाच भूमि छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। और चारों तरफ से कॉस्मिक एनर्जी आने की वजह से आपके पास वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। और हमारे ऋषि मुनि हमेशा ऊपर जाके साधना करते थे, पहाड़ों पे, हाई राइज पे। नेगेटिव एनर्जीज हमेशा जमीन के अलोंग चलती हैं। तो आप जब हाई राइज पे रहते हैं तो आप इस मतलब जिसे कह सकते हैं आप शहरों के धूल धक्कड़, धुआं, नेगेटिव एनर्जीज, आवाज़, उन सब से भी बचते हैं। और ऊंचे रहने से आपको, हाई राइज पे रहने पे आपको हल्की एनर्जीज मिलती है, तो वहाँ कॉस्मिक एनर्जी का रोल ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप इसमें भूमि पे रहते हैं तो वहाँ स्थायित्व ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ होती है आपके नीचे, अर्थ एलिमेंट होता है। और वहाँ पे रहने में आपको फिर वास्तु के बहुत सारी चीज़ों को और ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो लोग अपनी जगह के अलावा दूसरे की भी सड़क पे भी अपना एक्सटेंड करके बनाते हैं। Exactly. लेकिन वास्तु क्या कहता है, अगर आपने, विदेशों में जो वास्तु फॉलो होती है वो पहले चारों तरफ अपनी जगह छोड़ देते हैं। चारों तरफ अगर आपने जगह छोड़ दी, आपका 50% वास्तु सही हो जाता है। अच्छा। जो लोग अपने घर में चारों तरफ वास्तु में जगह नहीं छोड़ते हैं, उनके घरों में वास्तु के कितने भी आप उपचार करिए, पिशाच भूमि जो है, अगर आप पिशाच भूमि पे रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी आपको वास्तु के उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितने आपको आपके भाग्य के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार मिलने चाहिए थे। अच्छा, हाँ जी। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि जो हमारी बिल्डिंग हाई राइज सिस्टम बिल्डिंग्स है, हाँ। हाई राइज बिल्डिंग सिस्टम है, इसका वास्तु बहुत अच्छा होता है। हो सकता है उसके वास्तु, अगर बिल्डर थोड़ा सा भी अवेयर है, वास्तु को अच्छे से समझता है और वास्तु कंप्लायंट करना चाहता है, तो उसकी बिल्डिंग भी अच्छी होती है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं, कागजों पे बिकते हैं, वो कागजों पे लॉन्च हुआ नहीं और बिका नहीं। प्लॉटिंग में भी ऐसा होता है, जब जमीन की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। तो मेरे साथ कई बिल्डर्स लोग जो जुड़े हैं, वो काम कर रहे हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कागजों पे प्लॉट बुक होते हैं। अगर जमीन की एनर्जी अच्छी होती है और उनका अगर दरवाजा अगर सही जगह खोल दिया जाता है कॉलोनी का, तो उनके प्लॉट कागजों पे ही आपके बुक हो जाते हैं। कोई इसके लिए स्पेशल आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और लॉन्चिंग पे ही सारा माल बिक जाता है। तो अगर कुछ बिल्डर्स होते हैं जो वास्तु को इतना ध्यान नहीं रखते, तो उनके लिए क्या उपाय है? वो फिर भाई वो समय के अनुसार बेचते हैं, माल बिकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हीरे के जो जौहरी होते हैं ना, जौहरी को ही हीरे की पहचान होती है। बिल्कुल सर। तो अगर कोई अच्छा वास्तु बनाता है तो उसमें रहने वाले पुण्यशाली जीवी आएंगे, जो जिनका जीवन में दुख नहीं आना होगा, कम दुख आना होगा, क्योंकि दुख तो सबके जीवन में आता है। सही बात है। अगर खराब वास्तु होता है तो खराब वास्तु वाले फ्लैट बिल्डर के हिसाब से तो बहुत जल्दी बिकते हैं, क्योंकि उसमें दुख भोगने वाले लोग बहुत जल्दी आके प्रवेश करके घर में रहने लगते हैं। सर जैसे कि एक फ्लैट, जिस फ्लैट सिस्टम है, मैंने अपने फ्लैट का वास्तु करवा लिया, तो क्या वही चीज़ें सारे फ्लैट्स में अप्लाई होंगी? नहीं, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, आपकी कुंडली और आपके भाग्य के अनुसार। नहीं, अगर मैं जनरल लाइक में आपको बता, अगर जनरलाइज करेंगे तो एनर्जीज का फ्लो अगर सब जगह अच्छा करते हैं अपन, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने 30% काम तो ठीक कर दिया। अच्छा। बाकी 70% काम जमीन की ऊर्जाओं का है। जमीन की ऊर्जा ठीक है। वही बात, आपकी मशीन बहुत अच्छी है, आपका मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बनाना ही नहीं आता। बिल्कुल। तो आप कितना, जिसको बनाना आता होगा वो बना के चला जाएगा। तो यहाँ आपका भाग्य, आपकी पूजा पद्धति, आपका आचरण, आपका रहन सहन, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे एक लाइन में सारे लोग रहते हैं एक फ्लैट में, सबका ओरिएंटेशन एक सा है, सबके टॉयलेट एक सी जगह पे हैं, सबके किचन एक सी जगह पे हैं, सबके बेडरूम एक सी जगह पे हैं, लेकिन फिर भी वो सब लोग अपने अपने जीवन में अपनी अपनी दशाओं के हिसाब से जीवन में रह रहे होते हैं। फिर भी बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, कहीं कॉमन वास्तु दोष किसी सोसाइटी अपार्टमेंट में हुआ तो वो लोग असाध्य रोगों से ग्रसित, पूरे घर में, सभी घरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम। एक सोसाइटी का आगरा में मैंने सुधार किया था, और किया केवल एक फ्लैट के कारण था। अच्छा। हाँ, उस फ्लैट में क्या होता था कि वो बच्चा बीमार हमेशा, फादर हमेशा बीमार, हमेशा कोई ना कोई बीमारी परेशानी बनी रहती थी। उनकी जो जगह थी वो कहीं रेंट पे नहीं उठ पाती थी, दुकान का व्यापार चल नहीं रहा था, मतलब फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मुझे कोई मेरे मित्र ले गए वहाँ उनको दिखाने के लिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो पूरी सोसाइटी ऐसी है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपके लिए एक सुधार करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर और नीचे 2 फ्लैटों में भी सुधार किया, 3 फ्लैटों में सुधार किया। और सुधार करने से उसमें
कुछ ऊर्जाओं का भी फर्क था, थोड़ी ऊर्जाएं भी गड़बड़ थी, तो वो ऊर्जाओं को भी सुधारा। लेकिन सेम वास्तु में 3 लोग एक सही जीवन में घटनाएं महसूस कर रहे थे। अच्छा। तो आप इसको, ये भी दोनों बातें, ऊर्जा भी कभी ऊर्जा है हावी, कभी आपकी कुंडली हावी। अच्छा। ये एक सीसॉ गेम होता है ना, जी। ये उस तरह से चलता है कि कभी आपकी दशाएं पावरफुल, कभी आपकी ऊर्जाएं पावरफुल, कभी आपकी पुरुषार्थ पावरफुल। आप कर्म अच्छा कर रहे हैं, मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है वास्तु आपको उस समय कुछ परिणाम बुरे ना दे या आपको दिखाई ना दे। तो सर अब हमने घर तो बना लिया जी अब हमने उस टाइम पर तो ध्यान नहीं दिया, जी लेकिन अब जब बाद में हम वास्तु दोष जी पाते हैं उसको, जी तो बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज मैंने सुना है कि आजकल होती हैं। हाँ, तो क्या बिना ये तोड़-फोड़। पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। बिना तोड़फोड़ के फ्लैट वास्तु में तो तोड़फोड़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जी। क्योंकि टॉयलेट्स के नीचे टॉयलेट्स होती हैं, तो हम उस जगह का क्या प्रयोग करें, क्योंकि ऊपर भी टॉयलेट नीचे भी टॉयलेट, तो कई बार गलत जगह बनी हुई टॉयलेट भी हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्ट। तो हम लोग बहुत सारी उसमें थेरेपीज़ हैं, एक तरह से पिरामिडोलॉजी है जो एक बहुत प्रचलन में है आज की तारीख में। लेकिन प्लास्टिक के पिरामिड कोई काम नहीं करते। प्लास्टिक के पिरामिड चाइना वालों ने बना के भेज दिए भारत में। बहुत सारी फेंग शुई की चीज़ें भारत में आ गई हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मांगलिक चिन्ह हैं। मैं आपको एक बहुत सटीक बताता हूँ, अगर आप अपने फ्लैट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, 1 रुपये का भी चेंज करने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप स्वर विद्या, एक हमारी एक जैन धर्म की और भारतीय सनातन की एक रहस्यमय गुप्त विद्या है, उसके माध्यम से सूर्य स्वर में आप एक केसर का सगुण में स्वास्तिक बना दीजिए अपने द्वार पे, ईशान कोण पे, नैऋत्य कोण पे और अपनी रसोई पे, आपको तत्काल उसके परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। केसर का स्वास्तिक, शुद्ध केसर का स्वास्तिक। हमारे यहाँ दिवाली पे जैसे बही खातों में शुभ लाभ लिखा जाता था, द्वार पे लिखा जाता था, स्वास्तिक बनाए जाते थे। अब आजकल बहुत अशुद्ध चीज़ें भी आने लगी है, रोली से बनाते हैं लोग, वो भी अशुद्ध होती है बाजार की। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हल्दी से बनाते हैं, हल्दी भी थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन फिर भी हम उसको मांगलिक मानते हैं, लेकिन बनाते हैं। आप केसर से, शुद्ध केसर चंदन से, आपके सगुण में स्वर से, ये क्योंकि देखिए वास्तु बिना ज्योतिष और बिना स्वर के लंगड़ा होता है। अच्छा। हाँ, आप ये सोचिए कि कोई भी वास्तु करना शुरू कर दे, उस वास्तुविद की ऊर्जा भी उसमें लग रही है उस घर को बनाने में। वास्तु अगर आप बिना ज्योतिष के और बिना स्वर विज्ञान के कर रहे हैं, तो आप वास्तु का वो परिणाम प्राप्त नहीं, आपके पुण्य से, आपके पुरुषार्थ से या आपके भाग्य से आपको कुछ तात्कालिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको जो पक्के परिणाम अगर आप चाहते हो, मतलब आप अगर किसी के साथ न्याय करना चाहते हो वास्तु के तौर पर, प्रज्ञा अपराध नहीं करना चाहते हो, तो आप सही वास्तु ज्योतिष और स्वर के आधार पर करिए, सही समय सही मुहूर्त पे करिए, तो आपको उसके तत्काल और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो सर आपका कहना है कि स्वर विद्या जो आपकी है, उससे आपको वास्तु के भी काफी ज्यादा रेमेडीज मिली हैं? वास्तु की रेमेडीज स्वर विद्या के बिना होती ही नहीं है। अच्छा। सूर्य स्वर में जब हम कोई रेमेडी करते हैं, सूर्य स्वर में जब उपचार करते हैं वास्तु के, जैसे जमीन को कट लगाना, सपोज मान लीजिए आपकी जमीन एल शेप में है जी, या आपका फ्लैट कहीं जगह से कटा हुआ है। फ्लैट तरह तरह के होते हैं, एक हाथ बड़ा होता है, कटा हुआ होता है, गैलरी होती है, तो उससे क्या है, एक अर्थ एलिमेंट कमजोर होता है, पृथ्वी तत्व कमजोर होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम कलर थेरेपी भी करते हैं, एरोमा थेरेपी करते हैं, पिरामिडोलॉजी, मिनरलोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों को ज़मीन में डाल के, पौधों के माध्यम से भी हम ज़मीन को घटाते बढ़ाते हैं। अच्छा। और हर तत्व के हिसाब से भी। एक फैक्ट्री का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, उसमें कोई अन्य वास्तु कंसल्टेंट आते थे, वो आते थे हर बार बहुत तोड़फोड़ करा के जाते थे। तो कहीं से मेरे पास रेफरेंस आया, मैं गया उनके पास, और वो बहुत सारी चीज़ों को उनको रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, मतलब डरा रखा था उनको बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं, आप इसमें शेड डालिए, एक्सटेंड करिए और चीज़ों को करिए। वो करते ही साथ ही एनर्जी बहुत बढ़ी एकदम से, और बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन जब एनर्जी ज़्यादा हुई, डिसबैलेंस हुआ, ऊर्जा ज़्यादा हुई, तो मशीनों में टूट फूट होना शुरू हुई। भाई आप किसी कम कैपेसिटी के पंखे को बहुत तेज एनर्जी दे दीजिए, तो क्या होगा, वो तेज घूम के फूक उड़ जाएगा। 440 वोल्ट दे दीजिए एक बल्ब को, पहले बल्ब फूटते थे ना, हाई टेंशन लाइट आती थी, जब डबल लाइट आती थी जी, तो वो बल्ब फूटते थे, क्यों, उसमें ज़्यादा ऊर्जा आ गई। तो ऐसे उस फैक्ट्री में मशीनों में बहुत टूट फूट होती थी। तो मैंने उनकी ऊर्जा कम करने के लिए वहाँ पे एक सोर्स रखवा दिया, अग्नि स्थान पे, ऊर्जा को कम करे, अर्थ को बढ़ा दिया। वहाँ पे ऊर्जा कम हुई, उनकी टूट फूट तो रुक गई, लेकिन प्रोडक्शन भी कम हो गया। अच्छा। अग्नि के प्रभाव से प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अंकित भाई, टूट फूट झेल लेंगे हम, लेकिन हम अपना प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते। तो हम तत्वों के हिसाब से, थेरेपीज के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से ऊर्जा को घटा बढ़ा सकते हैं, एक रेगुलेटरी चीज़ लगा सकते हैं जी। और हम लोग मशीनों में भी लगवाते हैं। तो घरों में जैसे कटा या ये इन सब चीज़ों की ऊर्जा घटा बढ़ा के हम तत्वों के आधार पर, रंग के आधार पर, जैसे आपका
कहीं पर पृथ्वी तत्व कमजोर है, साउथ वेस्ट घर में पृथ्वी तत्व की दिशा है, जमीन जो है वो पृथ्वी तत्व की है जी। गृह स्वामी को पृथ्वी तत्व पे ही रहना चाहिए। हालांकि कुंडली एक अलग बात की बात है, एक जेनरिक वास्तु में साउथ वेस्ट गृह स्वामी का स्थान माना जाता है, तो वहां पे हम पीला कलर बढ़वाते हैं। अच्छा। पीला कलर आप जैसी बढ़ाते हैं वहां पे गोल्डन कलर की एनर्जी जैसी बढ़ाते हैं आप जैसे ही, तो वहां पे स्थायित्व आने लगता है। अगर किसी का अर्थ एलिमेंट कमजोर है, उसके घर में आ रही परेशानियों के आधार पर देखा जाएगा कि उसके यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा तत्व कमजोर है। जैसे किसी के यहाँ प्रवाह नहीं है पैसे का, आपने जैसे मनी का प्रश्न मेरे से किया था पिछली बार के पॉडकास्ट में, प्रवाह नहीं है तो जल तत्व कमजोर है कि पैसा आता ही नहीं है, बड़ा रो रो के आता है। तो हम क्या देखेंगे उसमें, जल तत्व का प्रवाह कमजोर है। जल तत्व की दिशाएं कौन सी हुई, हम देखेंगे उसमें कि भाई उत्तर दिशा जल तत्व की है, ईशान कोण जिसको हम नॉर्थ ईस्ट दिशा कहते हैं वो जल तत्व, तो वहां के दोष देखेंगे। तो हम तत्वों के हिसाब से भी पहले तत्वों को बैलेंस करेंगे। कलर, अब वहां का तत्व का कलर क्या है, जल तत्व का कलर क्या है, काला भी है, सफेद भी है, नीला भी है। वहां पे हम तत्व कितनी जरूरत है, कितनी मात्रा में, कितना ऊपर, उस तत्व को बढ़ाएंगे, उससे हो जाएगा। अरोमा, हर दिशा एक ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि उत्तर दिशा है, ये आपकी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है जी। पूर्व दिशा है, ये सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। दक्षिण दिशा मंगल देवता को रिप्रेजेंट करती है। और आपकी पश्चिम दिशा शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो कुंडली में आपका जो ग्रह स्ट्रांग है, हम उस ग्रह के आधार पर थोड़े से चेंजेस करा के आपको उसी स्थान पे या तो उस जगह की ऊर्जा पे आपको सुलाकर या वहाँ पर बिठाकर या वहाँ से आपका स्थान परिवर्तन कराकर वहाँ पर कलरों की द्वारा ऊर्जा को बढ़ाकर, तत्वों के द्वारा बढ़ाकर, उससे संबंधित चीज़ें बढ़ाकर, जैसे कि नंदी बैल का मैंने आपको बताया था पहले। जी। नंदी बैल इतना भारी माना जाता है, बैठ जाए एक बार उठता नहीं, उसकी पीठ बहुत भारी, उसको मांगलिक चिन्ह भी मानते हैं। जैन दर्शन उसको ऋषभ देव भगवान का चिन्ह मानता है और है भी, उसका शिव जी का नंदी के रूप में माना जाता है उनको, तो उनको एक भारी प्रतीक माना जाता है। हर मंदिर के बाहर नंदी जी को बिठाया जाता है। घोड़ा गति का प्रतीक है, मोर सुंदरता का प्रतीक है, और आपका मंगल कलश है, और आपके कछुआ, जैसे कि आजकल वास्तु में कछुआ बहुत प्रचलित है। मछली, चांदी की मछली, तो हर चीज चांदी की मछली जो होती है, मछली का हम प्रयोग कराते हैं द्वार में, क्योंकि वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, प्रवाह का कारक है जी। पहले हम दहलीज जब बनती है घर में, एक दहलीज स्थापना करते हैं जब वास्तु होता है, तो दहलीज स्थापना में चौखट के नीचे 2 छोटी छोटी चांदी की मछली, जिससे ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ कहीं किसी का पैर भी ना पड़े उन पे। अच्छा। कि हम किसी जीव के ऊपर पैर भी ना रखें, ऐसी जगह लगाते हुए 2 मछली लगाते हैं, जिससे जल तत्व का प्रवाह लेके वो अंदर आए। तो सुधार वास्तु में बहुत सारे, बशर्ते आपकी जो कंसल्टेंट है, जो आपको बताने वाला है, वो सही मार्गदर्शक हो। बहुत सारी चीज़ें बिना तोड़ फोड़ के भी की जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको जो असाध्य, जिसको कहते हैं वास्तु के असाध्य रोग हैं, जो उनको करना ही पड़ेगा, बंद कर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट में आपको फटाफट बता देता हूँ। असाध्य रोग क्या होते हैं? वास्तु के असाध्य रोग होंगे साउथ वेस्ट का दरवाजा, नॉर्थ ईस्ट का किचन, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट। ये वास्तु के कुछ एक असाध्य रोग हैं कि अगर आपके घर में ये बने हुए हैं तो आप इसके सुधार नहीं कर पाएंगे, इनको आपको हटाना ही पड़ेगा। तो सर, अभी आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन की बात करी अभी हमने, तो इन चीज़ अगर बाय चांस ये है ऑलरेडी, तो इनको हटाना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी और कोई रेमेडी नहीं होती? नहीं, रेमेडी हम उनको फिर कुछ दिन के लिए रेमेडी देते हैं। अच्छा। हम उनको 6 महीने साल भर के लिए कहते हैं कि भाई ठीक है, हम इसको रेमेडी तो करेंगे। अगर कोई किसी गंभीर बीमारी का भी मरीज है तो भी हम उसको दवाई तो देंगे, तो हम उसको उसकी रेमेडी करते हैं। उसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट का किचन अगर है तो वहाँ हम ग्रीन स्टोन लगवाते हैं, और उनको ये बोलते हैं कि भाई आप साल भर 1.5 साल अपना जैसे परिस्थिति हो, थोड़ा सा भी सुधार हो तो आप इस घर को बदलने की कोशिश कीजिए। अच्छा। या स्ट्रक्चरली इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ जो असाध्य हैं उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और बाकी जगहों पर, अन्य दिशाओं में अलग अलग कलर के पत्थर चूल्हे के नीचे लगाने पर, अलग अलग कलर की वॉलपेपर आदि पेंट कराने से, प्लांट्स लगाने से, मिनरल रखने से, ऑब्जेक्ट्स रखने से, पिरामिड रखने से, और ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ाने से, जमीन में गड्ढे करके क्रिस्टल आदि बनने से, नाभि आदि बनाने से, अलग अलग जगह की मिट्टी लाके डालने से, उस ऊर्जा को आमंत्रित करके लाने से भी हम चीज़ों को सुधार लेते हैं। तो सर, जैसे कि आपकी स्पेशलिटी है, अब हम उस पर बात करेंगे, सेल एंड परचेज की। तो इसमें हमने और भी बात करी थी कि जो घर नहीं बिकते या जिनको बेचने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तो आप कुछ रेमेडीज से, वास्तु से आप वो भी करवाते हैं।
तो वो क्या प्रोसेस है, थोड़ा उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जमीन खरीदना और बेचना, हमारे यहाँ कहा जाता था कि जमीन और खरीदना और बेचना ये भाग्य से होता है, अच्छा। पुण्य से होता है। आपको कोई जमीन मिलती है तो ये भी भाग्य से मिलती है, और जो आपकी बिकती है तो ये भी भाग्य से बिकती है। हाँ जी। जमीन बेचने का मेरा अनुभव है कि मेरे गुरु ने दिया, ये मैं इसको अपनी कृपा मानूंगा उनकी, कि हमने सुधार किया। तो जो जमीन पिछले 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से प्रयास करने के बाद भी नहीं बिकती है, कई बार हमने उनको किया और 8-8 दिन में भी हमने वो जमीन का विक्रय करा दिया है। अच्छा। हाँ, उस जमीन की ऊर्जा बढ़ाई, उसमें जो नकारात्मक चीज़ें थी, जो दोष थे, जो उसके अंदर वास्तु दोष थे। एक मेरे आगरा का, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, आगरा का एक मैंने एक घर का काम था, वो 1 साल तक उन्होंने प्रयास किया पूरा उसका। उनकी कोठी थी, वो बिकती नहीं थी, ग्राहक आता था, देख के चला जाता था, वो नहीं कर पाते थे। मैं उनके यहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि देखो सर, इसमें थोड़ा सा तोड़फोड़ का काम है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय अभी बता जा रहा हूँ, अगर आपका इससे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें तोड़फोड़ का हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ रेमेडीज़ के साथ साथ आपको पहले नकारात्मकता हटानी है जी। आपको। जैसे शरीर में इन्फेक्शन है तो ऐसे पहले ही उस भूमि की पहले नकारात्मकता हटानी है, जिससे कि उसमें आने वाला व्यक्ति, उस भूमि पे आने वाला अट्रैक्ट करे। मैं सिर्फ उस जगह की ऊर्जा बढ़ाता हूँ। अच्छा। बस उस जगह की ऊर्जा बढ़ाता हूँ, उसमें कोई दोष होता है वो हटाता हूँ, नकारात्मकता हटाता हूँ। वो जगह अपने आप ही स्वतः ही लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है और जगह बिकने की व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती हैं। कई बार जगह क्यों भी नहीं बिकती हैं, देखिए व्यवहारिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आदमी कीमत ज़्यादा मांगता है, उसकी उस वजह से भी नहीं बिकती। लेकिन कई बार उसमें जेन्युइनली कुछ कमियां होती हैं। आगरा का जो केस मैं आपको बता रहा था, वहाँ ब्रह्म स्थान पे उन्होंने पिलर बना रखा था। अच्छा। मैंने जैसे ही वो पिलर हटवाया, एक पूजा कराई, एक हवन करवाया, एनर्जी बढ़ाई, नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलर मुहूर्त में, एक विशेष मुहूर्त में विशेष सामग्री डाली, साउथ ईस्ट में कुछ पिरामिड्स लगाए, और विदिन 7 डेज उसका ग्राहक आ चुका था। डील होने में उनको 1 महीना लगा, उनकी कंडीशंस आपस में सेट होती रही। 1 महीने के अंदर एक बार, एक जगह दिल्ली की थी, मैं आ नहीं पा रहा था, वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि मुहूर्त आ रहा है, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, वो भी बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा कर्मचारी है, थोड़ा वो पूजा पाठ वाला आदमी था, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वीडियो कॉल पे उनका ट्रीटमेंट रेमेडीज़ कराई। 20 दिन के अंदर प्रॉपर्टी का ग्राहक आ गया। अच्छा। हाँ, लेकिन बात यह है कि ऊर्जा हमने बढ़ा दी। आप अगर गलत पैसे मांगेंगे, गलत कीमत मांगेंगे, नाजायज़ कीमत मांगेंगे, तो शायद वो ग्राहक ना आपका बन पाए। मैंने ऊर्जा बढ़ाई, ग्राहक अट्रैक्ट हुआ, उसको वो भूमि पर आया, उसने देखा, उसको अच्छी लगी, और वो उसने तुरंत हाँ कर दी, आपका सौदा भूमि का बिकेगा। 20 से 25 केसों में ऐसा होता है कि अगले 3 से लेकर 4 महीने के बीच में, 90 से 120 दिन के बीच में वो जमीन का ग्राहक आपके सामने खड़ा हुआ होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहाँ 1-1 साल, 2-2 साल भी लगता है, वहाँ बहुत सारे रीजंस और भी होते हैं। लेकिन हम ऊर्जा जब बढ़ाते हैं, मैं उसमें कोई चमत्कार नहीं करता, कोई जादू नहीं डालता, लेकिन बस अगर आप उस जगह की ऊर्जा बढ़ाएंगे तो अट्रैक्ट करके ग्राहक तुरंत ही, तत्काल ही उस जगह पे आएगा। और ऐसा मेरे साथ कम से कम 25 केसों में ऐसा हुआ है। तो सर, अब मैं जानना चाहती हूँ बेसिकली, हर आजकल क्योंकि नया स्टाइल हो गया है, मॉडर्न लोग हो गए हैं, तो अपने बच्चों को अलग अपना रूम सेट करके देते हैं, राइट? तो अपने बच्चों के रूम्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत समसामयिक है। बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स का रूम अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। पहले तो बच्चे साथ ही सोते थे माता पिता के, और साथ ही रहते थे, लेकिन आजकल की समय की आवश्यकता के अनुसार ऐसा है। एक तो बच्चों के लिए उनके दिशा के हिसाब से, घर की दिशा के हिसाब से एक तो रंगों का चयन करना चाहिए पहले, क्योंकि बच्चों के कमरों में क्या होता है, लोग बहुत रंग बिरंगा बनाते हैं, तो उसके कारण वास्तु का असंतुलन हो जाता है। ऐसा मेरे साथ कई केसेस में हुआ है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बिटिया थी, उसको पिंक कलर बहुत सूट करता था, उन्होंने उसको जैसी नॉर्थ ईस्ट दिशा, जल तत्व की दिशा है, उसमें उन्होंने रंगों का संयोजन पिंक कलर का किया। अब वो पिंक कलर का जब से किया तो व्यापार में उनको बहुत परेशानियां और कष्ट आने लगे। तो कलर उतना काम करता है उसमें, बशर्ते बहुत सारी चीज़ें भी और फैक्टर्स भी रह सकते हैं। लेकिन बच्चों में एक तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बच्चों के लिए रंगों का संयोजन, उसमें लगने वाले चित्र, और उसमें बच्चों की पढ़ाई की जो स्थान है और सोने का स्थान है, वो बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है उसमें देखना। अगर आपने बच्चों के कमरे में अगर आपने बहुत डार्क कलर किए तो वो आपको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बच्चे को डिस्टर्ब करेंगे। जैसे आपने बहुत लाल कलर कर दिया तो वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि, बच्चा गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ा होगा, अपनी बात जिद्द करेगा, जिद्दी बनेगा। अगर आपने बहुत ब्लू कलर कर दिया, जैसे कि वो लड़कों के लिए ब्लू और लड़कियों के लिए पिंक कलर का एक ट्रेंड चला हुआ है,
तो आपने बहुत ब्लू कर दिया तो बच्चा बीमार रहेगा, उसको अच्छा। कफ होगा, उसको, बच्चे बहुत सेंसिटिव नाजुक कोमल होते हैं, उनको वास्तु का प्रभाव जल्दी मिलता है। और बच्चे सांस भी लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप उसका देखिए पंपिंग पेट की, वो पूरा सांस लेता है, पूरी सांस छोड़ता है, तो वो पूरी ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो बच्चे होते हैं, अगर आपने बहुत नीला कलर उसके कमरे में कर दिया है तो क्या होगा, उसको कफ रहेगा, हमेशा जुकाम रहेगा, खांसी रहेगी, ये साइनस आदि की दिक्कतें होंगी। अच्छा। तो बच्चों के लिए संतुलित कलर, बहुत ज़्यादा नीला नहीं, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत रंग बिरंगा आप कर सकते हैं। और उस दिशा से बच्चों की कुंडली से हम देखते हैं तो बच्चों की कुंडली के आधार पर भी अगर वो कमरा उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। पढ़ने की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में, उसका चेहरा, बच्चा पढ़े उत्तर दिशा में, उसके पास एक मोर पंख, उसके अंदर ऑर्गेनिक पारा होता है। अच्छा। जो नकारात्मकता को खाता है। तो मोर पंख को हमारे भारतीय बड़े बड़े ऋषि मुनि, श्री कृष्ण तो उसको अपने मस्तक पर धारण करते थे, जी। जैन मुनि उसकी पिच्छिकाएं अपने हाथ में लेते हैं। तो हम उसका एक स्वास्तिक भी बनवाते हैं। दर्पण एक छोटा सा, क्योंकि वो पढ़ाई को बढ़ाता है। दर्पण में आपकी किताब दिखती है तो वो उसको बड़ा करता है, वो नॉलेज को आपके। तो उत्तर मुख करके जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कैरियर बहुत जल्दी सेट होता है, वो पढ़ते पढ़ते ही काम में लग जाते हैं। अच्छा। क्योंकि बुध ग्रह की दिशा, बुध ग्रह लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल माइंड और स्टडीज में अच्छा बनाती है। तो उनकी टेबल उत्तर की दीवार पर, या बहुत अलग हो तो फिर पूर्व दिशा की दीवार पे भी लगा सकते हैं। दक्षिण और पश्चिम करके, मुख करके पढ़ने में उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी, बच्चे का मन नहीं लगेगा। अच्छा। और उसका बेड हमेशा उत्तर में पैर करके लगाएं, या फिर पश्चिम दिशा में पैर करके लगाएं। वैसे उत्तर दिशा में पैर करके सोने से सभी प्रकार की समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ होते ही होते हैं। अच्छा। उत्तर दिशा में पैर करके ही सोना चाहिए। बहुत परिस्थिति हो तब आप पूर्व में सो सकते हैं, बशर्ते कंडीशन है उसमें, अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, क्या आप अपने सूर्य देव को, जिनको आप पूजते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उनको पैर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना। तो जो लोग जल्दी उठते थे, जैसे पहले लोग 5 बजे उठते थे, आज भी उठते हैं, तो वो लोग पूर्व दिशा में भी पैर करके सो सकते हैं। अच्छा जी। तो आजकल सर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वैसे तो पहले लोग सात्विक फूड खाते थे, सात्विक भोजन लेते थे, आजकल तामसिक भोजन का बड़ा ट्रेंड है। आजकल हर घर में तामसिक भोजन, नॉन तामसिक भोजन का आपने प्रश्न किया, ये बहुत आज की तारीख में हर घर में मैं देखता हूँ, जाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मतलब सात्विक घरों में भी अंडा, नॉन वेज या जंक फूड, ये सब आता है, बहुत ट्रेंड में हो गया है। तो क्या इससे भी इफेक्ट पड़ता है वास्तु पे? वास्तु पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया था, पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि हमारे शरीर की ऊर्जा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। हमारा शरीर भी एक ऊर्जा का पुंज है, हम जहाँ जाते हैं हमारी ऊर्जाओं से चलता है। तो अगर आप गंदा भोजन करते हैं तो आपके शरीर का ऑरा खराब हो जाएगा। अच्छा। आपके शरीर से कौन सी एनर्जी निकलेगी बताइए? आप गंदा खाएंगे तो गंदी एनर्जी निकलेगी ना। बिल्कुल। मांसाहारी जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर और शाकाहारी जानवर। आप गाय देख के आपके मन में क्या भाव आता है? बोलिए। दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है, वात्सल्य का भाव आता है। और आप शेर को देखेंगे तो आपको तत्काल क्या भाव आएगा? एग्रेशन। डर के भागेंगे आप। एग्रेशन भी आ सकता है, डर के भागेंगे पहले आप। क्यों? क्योंकि वो मांसाहारी है। आपका ऑरा कैसा बनेगा ये निर्भर करता है आपके भोजन पे। अच्छा। हाँ, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे यहाँ। आप जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उनको वास्तु के परिणाम नहीं मिलते हैं। और मेरा नियम है, जिनके घरों में बहुत अंडा, नॉनवेज और ये सब बनता है, मेरी जानकारी में नहीं, अलग बात है, लेकिन जिनके घरों में अंडा, नॉनवेज, मांसाहार, शराब चलती है, मैं वास्तु करने नहीं जाता हूँ। मैं अपना पुण्य बर्बाद ऐसे लोगों के साथ नहीं कर सकता। चमड़े की फैक्ट्रियाँ आगरा में बहुत है, लेदर शूज इंडस्ट्रीज है, वहाँ मेरे पास बहुत सारी विजिट्स आती हैं। बहुत, वो कहते हैं ट्रिपल फीस ले लो, 4 गुना फीस ले लो। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके ये सात्विक ऊर्जा है। हम जो ये विद्या है ये सात्विक विद्या है। हम यहाँ पे तामसिक भोजन, तामसिक इन चीज़ों से करने से आपका ऑरा खराब होगा, आपकी ऊर्जा खराब होगी, घर में गंदी चीज़ आएगी, उसकी ऊर्जा। खराब चीज़ों में कैसी खुशबू आती है बताइए? मांस में कैसी खुशबू आती है? बदबू आती है। और फलों में कैसी आती है? सुगंध। तो जो चीज़ आपके सेंसेस को अच्छी नहीं लग रही, वो चीज़ आपकी ऊर्जाओं को कभी नहीं बढ़ा सकती। अच्छा, तो सर हम जैसे आजकल घर में सारे शो पीस वगैरह लगाते हैं, तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर शो पीसेस होते हैं जो हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग बने होते हैं, जो हमें घर में रखने चाहिए, एंड कुछ ऐसे पीसेस जो हमें घर में नहीं रखने चाहिए। जैसे मैंने सुना है कि ताजमहल घर में नहीं रखना चाहिए, ताजमहल का मॉन्यूमेंट जो है। देखिए, ये जैसे चित्र वास्तु थी, तो ऐसे ही ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चाइना के
फेंग शुई के प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्ली, सही। हमारे यहाँ उसको एक अशुभ प्राणी माना जाता है, बिल्ली रास्ता काट गई। हालांकि उसका महत्व दूसरा है, उसका साइंटिफिक रीजन है कि आप बिल्ली के प्राणों का घात ना करें, लेकिन फिर भी फेंग शुई वालों ने हाथ हिलाती हुई बिल्ली लगा दी, जी। जो कि अशुभ है, हम नहीं मानते। प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट क्या ऊर्जा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने मेढक को, हमारे यहाँ मेढक को शुभ नहीं मानते, अच्छा। हमारे यहाँ कछुए को शुभ माना जाता है। उन्होंने मेढक लगा दिया, उन्होंने ड्रैगन लगा दिया। ड्रैगन को हम क्या मानते हैं? क्या आप ड्रैगन का चित्र अपने बेडरूम में लगाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी क्या नहीं। आप वो लाफिंग बुद्धा, उन्होंने, वो उनका देवता है, वो उसको देवता मानते हैं। तो ये जितने, लाफिंग बुद्धा क्या है? वो एक राक्षस है, मांसाहारी देवता है, उनका भगवान है। हमारे भगवान कैसे हैं? कृष्ण। गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, देवी जी हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान की मुद्रा सौम्य मुद्रा, जिसके पास जो है वही तो देगा ना जी। जिसके पास। अब वो हंसता हुआ राक्षस, हा, इस तरह का कोई राक्षस अगर आप अपने साथ लगाएंगे तो आपको कैसा भाव आएगा? तो हम, चित्र में चरित्र बनता है, चित्रों से चरित्र। हम जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उनका बहुत बड़ा फर्क है। आप घर में घोड़े लगाइए दौड़ते हुए, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आपका भाव क्या बनेगा? गति हो मेरे हर काम में, प्रभाव हो। आप मछलियां लगाइए, आप कछुए लगाइए, मंगल कलश लगाइए, आप अपने घर में अच्छे अपने देवी देवताओं के मूर्तियां लगाइए, वो आपको देख के भाव आएगा उनसे। अच्छे चेहरे, अच्छी महिलाओं के जैसे वो चित्र होते हैं, गाँव की गगरी लेके, मटकी लेके, हमारे यहाँ उसकी पूजा भी होती है दिवाली पे, हाँ। कि गगरी लेके जा रही है, वो जल तत्व का प्रतीक है कि घर में सुख समृद्धि शांति लेके आ रही है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे, हम लोग कई अलग अलग तरह की चीज़ें लगवाते हैं। मथनी वाला चित्र लगाते हैं कि वो मंथन कर रही है, जिससे कि हमारे घर में नवनीत की प्राप्ति हो। नवनीत मतलब मक्खन, जिसको शुभ मानते हैं। तो चलनी फटक रही है, घर में धन धान्य भरा रहे, अनाज भरा रहे, धन धान्य। आज धन के पीछे दौड़ रहा है आदमी, पहले सुख शांति समृद्धि किस बात की थी? आपके घर में अनाज भरा हो, आपके घर में आपके बच्चे आज्ञाकारी हों, आप स्वस्थ हों, आपकी महिलाएं आज्ञाकारी हों, आपके घर में पानी का, ऊर्जाओं का आवागमन अच्छा होता हो। अब आजकल क्या है? पैसा ही पैसा, सबको पैसा ही चाहिए, सब वास्तु का प्रयोग सब केवल पैसे के लिए। ये बात तो सब सही करी आपने। तो सर, जैसा कि अब हम पहले भी पॉडकास्ट में मैंने आपको कहा था कि आपसे जितनी बात करो उतना कम है, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। तो अब जैसे आपने कहा कि कुछ पिक्चर्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स के लिए, तो इसके लिए तो मैं सर पर्टिकुलरली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक नया सेशन रखेंगे जिसमें हम यही जानेंगे कि क्या क्या घर में चीज़ें रखनी चाहिए और किस दिशाओं में रखनी चाहिए, ताकि हमारा घर धन्य धान्य से भरा रहे। जी, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। सो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए, एंड कोई और सजेशन हो, कोई टॉपिक हो जिस पे हमें और पॉडकास्ट करना चाहिए, तो वो प्लीज़ वो भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।